नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज़ 24। टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र बीएमसी छोड़िए, उस पर चर्चा फिर कभी करेंगे या आगे करेंगे। मोदी सरकार अब कैसे बचेगी, इस पर चर्चा करेंगे। बीजेपी के नेता भी देंगे इस्तीफा। नितिन गडकरी के बयान ने हड़कंप मचा दिया है। अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि महाराष्ट्र बीएमसी ने जो खेल दिखाया वह अभूतपूर्व है। भारतीय जनता पार्टी का बना बनाया प्लान खराब हो रहा है और एकनाथ शिंदे की पार्टी पूरी तरह से टूट के कगार पर आती हुई नजर आ रही है। पार्टी बचेगी या नहीं बचेगी, उनकी नेतागिरी बचेगी या नहीं बचेगी, यह वक्त बताएगा। लेकिन शरद पवार और अजीत पवार को जनता ने जो सबक सिखाया है, अकल ठिकाने आ गया है। अभी महाराष्ट्र की चर्चा चल ही रही थी और महाराष्ट्र के अंदर जो परिस्थितियां थी वह थी ही। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ एकनाथ शिंदे के नेता दिल्ली पहुंच गए अमित शाह से बात करने, लेकिन बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। भाजपा का मकसद साफ है कि एकनाथ शिंदे को खत्म कर देना, और वह किसी भी कीमत पर। अमित शाह ने एक बार फिर यह कह दिया कि अपनी पार्टी का विलय आप भारतीय जनता पार्टी में कर दीजिए, आपकी मांगों पर हम विचार करेंगे, जो सीएम बनना चाहते हैं आप। लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार में एक अलग खेल करते हुए बिहार में नजर आ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर रही है। इसी बीच अभी नीतीश कुमार का मिशन 130 एमएलए पर चर्चा चली रही थी कि मिशन 122 के जादुई आंकड़े को पार करते हुए 130 विधायकों का सपोर्ट उनके साथ है। और बिहार की लेकर के चर्चा चल रही थी, आरसीपी सिंह घर वापसी करने जा रहे हैं। तब तक नितिन गडकरी के बयान ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही हड़कंप सी परिस्थिति मचा दी। अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं नितिन गडकरी, और नितिन गडकरी ने यह कह करके कि इस्तीफा दे करके और अपना रिटायरमेंट ले ले तो बेहतर होगा, इज्जत भी बची रहेगी। यह बयान दे करके नितिन गडकरी ने कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे वक्त पर हड़कंप मचा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही कई नेता नितिन गडकरी के पीछे पीछे खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि नितिन गडकरी अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त के नेता हैं और वह एक सम्मान ढूंढते हैं। लेकिन जब नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, रिमोट कंट्रोलर बने, लेकिन जेपी नड्डा को हटा करके जो उन्हें चुना गया, जेपी नड्डा के अंदर भी नाराजगी इस बात की है कि जब रिमोट कंट्रोलर ही बनाना था तो हम में क्या कमी थी, हमने भक्ति में क्या कमी दिखाई। अब जो भी हो वक्त बताएगा, लेकिन जेपी नड्डा का भी वक्त रिटायरमेंट का आ जाएगा। अब जेपी नड्डा के ऊपर भी लागू होता है नितिन गडकरी का बयान। मोदी और शाह की जितनी भी चाटुकारिता या भजन कोई कर ले, मोदी शाह उसको निपटा ही देंगे, निपटाना है तो। अब ऐसे में मोदी और शाह के सामने किसी की कोई विसाद नहीं रही, क्योंकि किसी की कोई सुनी ही नहीं जाती और पार्टी में ज्ञान नहीं, पार्टी में भ्रष्टाचार और जो भ्रम में डालने की कला है, पाखंड, वह होनी चाहिए। ज्ञान की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी को कुछ देना नहीं है और किसी के लिए कुछ करना नहीं है। देना है तो पाखंड और करना है तो अपने घर को भरने के लिए लूट। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कब तक टिक पाएगी, अब यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लोकतंत्र और संविधान की बात करना अब बेईमानी हो गया है देश में, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता, भले ही पाखंडी हो लेकिन है। लेकिन इस बीच जिस हिंदू धर्म का ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी बनती है, उसी हिंदू धर्म को संभाल करके रखने वाले चारों दिशाओं के शंकराचार्य जब एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दे तो सरकार की चिंताएं बढ़ जाती हैं। आरएसएस और भाजपा मोदी सरकार
अपने मन मुताबिक हिंदू धर्म अपनाना चाहती है और अपने मुताबिक त्योहार व्यक्त करना चाहती है, मनवाना चाहती है। ऐसे में जिसे यह कहेंगे हिंदू वह हिंदू और जिसे नहीं कहेंगे वह हिंदू नहीं। इसी का नजारा वाराणसी के अंदर देखने को मिला जब शंकराचार्य के लिए नोटिस लग गया कि आप साबित कीजिए कि आप शंकराचार्य हैं। तब चारों शंकराचार्यों को गुस्सा भी आया और एक सोच में भी डाल दिया कि यह सरकार अब दिशाहीन हो गई है, दिशा में नहीं चल रही है, इस पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। यह हिंदुओं का ठेकेदार बन गई है, यह खुद शंकराचार्य मोदी बन जा रहे हैं, खुद मंदिरों का उद्घाटन करने लगेंगे, खुद मंदिरों का पताका फहराने लगेंगे, तो शंकराचार्य क्या क्या जरूरत। ऐसे में अब धर्म की राजनीति देश में देखने को मिलेगी। चारों शंकराचार्य ने इस पर आंदोलन की धमकी दी है कि पूरे देश में आंदोलन होगा अगर योगी और मोदी दोनों ने माफी नहीं मांगी। ऐसे में कांग्रेस ने एक पोस्ट किया अपने एक्स ट्विटर हैंडल पर। या आप दर्शकों को मैं वह पोस्ट दिखाना चाहूंगा कि कांग्रेस ने जो पोस्ट किए हैं। कांग्रेस ने अपने पोस्ट में लिखा है कि मुझसे राजदंड छीना, फिर मेरी शिखा पकड़कर अंदर ले गए, अंदर ले जाकर जमकर पिटाई की गई, हाथों और लातों से मारा। ये बात शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के शिष्य ने बताई है। अब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के शिष्य ने यह कहा कि मुझसे राजदंड छीन लिया, फिर मेरी शिखा पकड़ करके अंदर ले गए, यानी कि बाल पकड़ करके अंदर ले जाकर के जम करके पिटाई की गई, हाथों और लातों से मारा। अब आगे लिख रही है कांग्रेस अपने पोस्ट में कि बीजेपी सरकार में संतों का अपमान हुआ है, उन्हें मारा पीटा गया है। ये सत्ता के नशे में सनातन परंपरा और संस्कृति पर कुठारा घात है। एक घोर पाप है जिसने करोड़ों भारतीय की आस्था से खिलवाड़ किया है। इस अपराध के लिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। यह बात कांग्रेस कह रही है, लेकिन अब यह कांग्रेस तक बात नहीं रही। इस बात को सारा शंकराचार्य, यानी कि चारों दिशाओं के चार शंकराचार्य हमारे देश में हैं जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म की बात करते हैं। उन लोगों ने यह बात कही है कि अगर सरकार ने माफी नहीं मांगा तो पूरे देश में भक्तों का, यानी कि साधु संतों का आंदोलन छिड़ेगा। तो सोचिए, जो भारतीय जनता पार्टी जिन भक्ति को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के आगे बढ़ती है और पाखंड फैलाती है, अब मोदी जी डमरू बजाते हुए नजर आते हैं, कभी गुफा में बैठे हुए नजर आते हैं, तो राम को लाने वाले बन जाते हैं। तो यह अब लड़ाई आर पार की हो गई है। ऐसे में अगर इनका जो मुख्य मुद्दा है और जिसे लेकर के चल के सत्ता में आए थे और पाखंड फैलाए थे, अंधभक्ति जिसको कहते हैं, और वह इनका धाराशाह हो जाए तो संकट की घड़ी बाकी कोई मुद्दा इनके पास बचता नहीं है। अब दूसरे अहम मुद्दे पे आते हैं। महाराष्ट्र के अंदर अमर उजाला के हिसाब से, अमर उजाला के खबरों के अनुसार मंगलवार को आए थे लोग दिल्ली, वहां से नेता। मंगलवार को भाजपा नेता व राज्य के सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार और मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम के अलावा शिंदे गुट के राहुल सेवाले दिल्ली पहुंचे। उनकी दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होने की संभावना, आज मुलाकात हो रही है। उससे पहले महाराष्ट्र सदन में दोनों दलों की अहम बैठक होगी। बीएमसी की 4 महत्वपूर्ण समितियों, अस्थायी समिति, सुधार समिति, शिक्षण समिति और वेस्ट समिति के अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा होगी। शिंदे फडणवीस की 25 तारीख को बैठक होगी। शिवसेना के एक नेता ने बताया कि महापौर पद हो या
अन्य समितियों का पद, इस पर आखिरी फैसला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दावोस से लौटने के बाद होगा। संभव है कि 25 जनवरी को फडणवीस और शिंदे बैठक करेंगे। 227 सदस्यों वाली बीएमसी में भाजपा के सर्वाधिक 89 पार्षद चुने गए हैं और शिवसेना एकनाथ शिंदे के 29 पार्षद। अब यह चीजें चल रही हैं। अब एकनाथ शिंदे के 3 बयान बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसे आप दर्शक सुनिए और उनकी क्या हालत है आप दर्शक समझ जाएंगे। पहला, एकनाथ शिंदे ने यह कहा कि 2.5 साल का बीएमसी का मेयर हो, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरा बयान कि बीएमसी के साथ साथ सीएम की कुर्सी भी 2.5 साल के लिए बांटी जाए, भाजपा ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर जब यह लोग आए दिल्ली, मुलाकात के बाद इन लोगों ने कहा 1 साल के लिए बीएमसी का मेयर शिवसेना एकनाथ शिंदे को दे दिया जाए, कोई जवाब नहीं दिया गया। कहा गया कि 25 तारीख को देवेंद्र फडणवीस आएंगे तो बात कर लीजिएगा। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे की मुलाकात जब होती है अमित शाह से दिल्ली के अंदर, तो एकनाथ शिंदे जब अमित शाह से कहते हैं कि हमें सीएम बना दीजिए अब, तो एकनाथ शिंदे को अमित शाह साफ जवाब देते हैं कि आप अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर दीजिए, हम आपके लिए सोचेंगे। अब इस पर एकनाथ शिंदे विलय कर दे भारतीय जनता पार्टी में, यानी शिवसेना युग का अंत हो जाएगा। शिवसेना नाम की चिड़िया खत्म हो जाएगी, सिंबल फ्रीज हो जाएगा, सब कुछ, और फिर उस नाम से और उस सिंबल से कोई पार्टी नहीं बनेगी। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे अकेले भारतीय जनता पार्टी में विलय नहीं कर सकते, उनकी पार्टी को विलय करना है। यानी कि जितने पार्षद हैं और जितने विधायक हैं और जितने सांसद हैं, हर किसी के साथ पार्टी का विलय भाजपा में करना पड़ेगा, यह शर्त भारतीय जनता पार्टी का। उसके बाद एकनाथ शिंदे को सीएम बनाना है नहीं बनाना है, मेयर का पद देना है या नहीं देना है, अमित शाह उस पर विचार करेंगे, बनाएंगे नहीं, विचार करेंगे। यानी कि बाला साहब ठाकरे का जो गुणगान एकनाथ शिंदे कर रहे थे कि हम लेकर के उनके सिद्धांतों को चल रहे हैं, तो बाला साहब ठाकरे किसी के सामने झुकते नहीं थे, लोग उनके सामने झुकते थे। यही भारतीय जनता पार्टी उन्हीं बाला साहब ठाकरे की उंगली पकड़ कर चली है। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे का गिरगिराना 1 साल के लिए मेयर, यानी कि अपने लोगों को धोखा देना, और पार्षदों का आधार कार्ड और सर्टिफिकेट, जो जीत का सर्टिफिकेट चुनाव का था, वह एकनाथ शिंदे ने रख लिया और होटल से वह भाग खड़े हुए सभी के सभी पार्षद। अब उन पार्षदों का गुस्सा 7वें आसमान पर आ गया है। उन 29 पार्षदों में एक भी पार्षद लग नहीं रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हैं। ऐसे में विधायकों की नाराजगी और सांसदों की भी नाराजगी बढ़ती जा रही है एकनाथ शिंदे के खिलाफ। कहीं ऐसा ना हो कि पूरी पार्टी में बगावत हो जाए, क्योंकि बार बार भारतीय जनता पार्टी में विलय की ही बात हो रही है। इसके अलावा अभी तक जो 16 तारीख को परिणाम आए बीएमसी का, उसके बाद में अभी तक कोई भी रास्ता निकल नहीं पाया और न तो उस पर चर्चा किसी गंभीर रूप में हुई है। अमित शाह से नेताओं की मुलाकात होने के बावजूद उस पर चर्चा नहीं हुई कि हम मेयर आपको देंगे या नहीं देंगे। कहा कि आप 25 तारीख को देवेंद्र फडणवीस से बात कर लीजिएगा और आपको सीएम बनना है तो पार्टी को पहले विलय कीजिए। यानी कि किसी भी कीमत पर एकनाथ शिंदे को न मेयर मिलने वाला है और न ही उन्हें सीएम की कुर्सी मिलने वाली है। ऐसे में एकनाथ शिंदे थाने जैसे जगहों पर, कई जगहों पर उनका बहुमत का आंकड़ा छूता हुआ नजर आ रहा है। उन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2.5 साल के मेयर पद के लिए दावा ठोक दिया है कि 2.5 साल भाजपा का रहेगा। उन जगहों के लिए जहां भाजपा का अस्तित्व बहुत कम है, एकनाथ शिंदे तैयार हैं, लेकिन जहां
शिंदे के बगैर नहीं बन सकता जिस बीएमसी में, उसमें भी तैयार नहीं है वह। यानी हर जगह एकनाथ शिंदे झुक रहे हैं। यह बात शिव सैनिकों को शोभा नहीं दे रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, उनकी नाराजगी बढ़ती जा रही है। ऐसे में एकनाथ शिंदे की पार्टी के अंदर भारी बगावत के आसार नजर आ रहे हैं। किसी भी वक्त एकनाथ शिंदे की पार्टी टूटकर घर वापसी की तरफ कदम बढ़ा सकती है, जिसको लेकर के बार बार संजय राउत और उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हमारे घर वापसी होने वाली है, हमारे पास बहुमत का आंकड़ा आ चुका है। लेकिन जादुई आंकड़े में भी मेयर के लिए उद्धव ठाकरे मजबूत स्थिति में आ गए हैं। इंडिया का फुल सपोर्ट, जबकि कांग्रेस मुख्य रूप से इंडिया के रूप में कांग्रेस महाराष्ट्र में है और बाकी का कोई नहीं है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के 2 पार्षद हैं जो उद्धव ठाकरे के साथ है। कांग्रेस ने पूरी मजबूती से समर्थन देने की बात उद्धव ठाकरे को कह दी है, आप बनाइए मेयर, हमारा फुल समर्थन आपको बिना किसी शर्त के है। अब बताइए, कांग्रेस जिसे शरद पवार ने धोखा दिया, जिस उद्धव ठाकरे को, उसे कांग्रेस आज भी अलग होने के बाद भी साथ दे रही है बिना किसी शर्त के। ऐसे में कांग्रेस ने अपना अलग रास्ता अपना लिया है। कांग्रेस के अलग रास्ता अपनाने से यह दर्द झलका शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले के जुबान पर और चेहरे पर। सुप्रिया सूले ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रेस वार्ता में पत्रकारों को पूछे सवाल और दिए जवाब में यह कहा, कांग्रेस अगर हमारे साथ रही होती गठबंधन में तो इंडिया गठबंधन का मेयर होता। शुक्र है भगवान का कि कम से कम इंडिया गठबंधन का याद तो आया सुप्रिया सूले को। लेकिन यही कांग्रेस जब एक साथ थी और सबको एकजुट करना चाहती थी, सब अलग अलग दिशाओं में भाग रहे थे। जिन मुद्दों को भी लेके कांग्रेस चलती थी, कोई भी साथ नहीं देता था। नरेंद्र मोदी सरकार को 2-3 बार पलटने की कोशिश कांग्रेस ने की, तभी भी शरद पवार जैसे लोग साथ नहीं दिए, या ममता बनर्जी जैसे लोग। यह लोग पर्दे के पीछे से नरेंद्र मोदी को समर्थन करते रहे, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन एक नहीं हुआ और नीतीश नायडू आने वाले थे इंडिया गठबंधन के अंदर और वह मजबूर हो गए नहीं आने के लिए। लेकिन अब जब खुद की पार्टी की वजूद खत्म हो गया तो शरद पवार की बेटी को समझ तो आया कि कांग्रेस बड़ी अहम है। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ते हुए भी महाराष्ट्र के अंदर 24 पार्षद लाने में सफल हुई, लेकिन महाराष्ट्र की ही क्षेत्रीय पार्टी और मजबूत पार्टी रहने वाले शरद पवार मात्र 1 पार्षद पर सिमट गए। अजीत पवार जो असली एनसीपी का गुणगान गा रहे थे कि असली एनसीपी हमारे पास है, सिंबल उन्हीं के पास था, वह मात्र 3 पार्षदों पर महाराष्ट्र बीएमसी में सिमट गए। एकनाथ शिंदे असली शिवसेना कहते कहते नकली शिवसेना कहने लायक भी नहीं बचे, मात्र 29 पार्षद पर सिमटे, वह भी पैसे के दम पर। लेकिन वह भी 29 पार्षद जीते हुए आज एकनाथ शिंदे के साथ नहीं है। 7 सांसदों में एकनाथ शिंदे के एक बेटे हैं और 6 अन्य लोग हैं, लेकिन वह दिल से बाला साहब ठाकरे का अनुयायी है। वह बाला साहब ठाकरे का नाम खराब हो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते, उन्हीं के सिद्धांतों को लेकर के चलते हैं। एकनाथ शिंदे एक अच्छे नेता हुआ करते थे, अपने नेताओं का, अपने विधायकों का, पार्षदों का, सबका ध्यान रखते थे, दुख मुसीबत में खड़े होते थे, इसलिए एकनाथ शिंदे के साथ वह लोग आ गए। ऐसे में एकनाथ शिंदे अगर भारतीय जनता पार्टी के गुलाम बनेंगे तो वह एकनाथ शिंदे का साथ छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं और यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम घर वापसी कर सकते हैं। यानी कि एकनाथ शिंदे बड़ी संकट में आकर के पड़ गए हैं। ऐसे में अजीत पवार भी जा रहे हैं शरद पवार के साथ, समझ आ गया जनता इन्हें ठुकरा रही है और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे तो पार्टी समाप्त हो जाएगी। वैसे भी अब लमसम खत्म ही हो गई है। लेकिन अगर अजीत पवार जा रहे हैं और शरद पवार की पार्टी टूटती नजर आ रही है और बची खुची को भाजपा तोड़ती नजर आ रही है, तो एकनाथ शिंदे के पास एक ही मात्र रास्ता बचता है कि वह घर वापसी कर ले, इज्जत बची रह जाएगी, वरना किसी लायक नहीं बचेंगे और बेटे की राजनीति शुरू होने के पहले दम तोड़ देगी। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे परेशान से हैं और भारतीय जनता पार्टी से जी हजूरी कर रहे हैं, जबकि संजय राउत, उद्धव ठाकरे के राज्यसभा सांसद हैं संजय राउत और सामना के संपादक हैं। उन्होंने कहा कि
शिव सैनिक किसी के सामने नतमस्तक नहीं होते हैं, गिड़गिड़ाते नहीं हैं, वह डट करके मुकाबला करते हैं और अपना हक मांगते हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे तो भीख मांग रहे हैं मेयर के लिए, जबकि एकनाथ शिंदे के बगैर भारतीय जनता पार्टी मेयर बना नहीं सकती। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे संकट में पड़ गए, अपनों से भी और उद्धव ठाकरे से भी। उद्धव ठाकरे की कड़ी मजबूत होती नजर आ रही है, लग रहा है कि ऊपर वाला भी उनका साथ देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर SC/ST कोटे में गया मेयर का कुर्सी, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के पास ही है वह 2 SC/ST के कोटे से आए हुए पार्षद, जिनके हाथ में मेयर का जा सकता है। ऐसे में हाथ मलते भारतीय जनता पार्टी रह जाएगी। अब यह भी बात देर शाम होते होते यह खबर आई कि जो पार्षद हैं एकनाथ शिंदे के, उनके फोन कॉल रिकॉर्डिंग टेपिंग किए जा रहे हैं। मैं नहीं जानता इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन चर्चा इस बात की बड़ी तेज हो चली है। कहते हैं कि बिना आग लगे धुआं नहीं उठता है, और भारतीय जनता पार्टी का तो यह असूल रहा है कि अपने विपक्षियों का और अपने लोगों का भी टेप रिकॉर्डिंग और जासूसी कराती रही है। नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तब भी, और लोकसभा में आने के पहले भी, यह चीजें आरोप उनके ऊपर लगते रहे। अब ऐसे में महाराष्ट्र एनडीए में टूट के कगार पर आता हुआ नजर आ रहा है, और 100 विधायक और 8 सांसद एनडीए से अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए 100 विधायक 8 सांसद कह रहा हूं, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास रास्ता बचता नहीं, और बगैर अपनी पार्टी के वह रह सकते नहीं, और भाजपा उनको थोड़ा भी सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो घर वापसी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। ऐसे में अजीत पवार अपने चाचा के पास जाने की बात कह ही चुके हैं, तो दोनों को मिलाकर के 100 विधायक होते हैं, 55 एकनाथ शिंदे के और 45 अजीत पवार के। ऐसे में एक सांसद अजीत पवार का और 7 सांसद एकनाथ शिंदे का, यानी कि 8 सांसद और 100 विधायक घर वापसी करेंगे अपने अपने घर, यानी कि 45 विधायक और 1 सांसद जाएगा शरद पवार के शरण में, और 55 विधायक और 7 सांसद जाएंगे उद्धव ठाकरे के शरण में। तभी इनका वजूद और इनका नाम बचेगा, तभी नेता कहलाने लायक भी रहेंगे, वरना भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है जिसको खाती है, ढकार भी नहीं लेती है। ऐसे में एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बहुत बढ़ रही है। लेकिन अब दूसरी तरफ साधु संतों को लेकर के आम जनता अब सड़क पर आ गई है। लगता है कि अंधभक्ति देश में टूटने लगी है, लेकिन इस वक्त जिन अनभक्तों की आंखों की पट्टी खुल रही है, उनके पैरों के नीचे जमीन नहीं बची हुई है, खसक चुकी है। क्योंकि कहते हैं तब पछताए होत है क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। इस वक्त अंधभक्तों के साथ यही हो रहा है। सब लूट चुका है, देश लूट चुका है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, लगे हुए रोजगार जा रहे हैं, IT सेक्टर बैठ रहे हैं, लाखों करोड़ों का नुकसान रोज शेयर मार्केट में हो रहा है, रुपया 91 को पार करने जा रहा है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को आप क्या कहेंगे? कह सकते हैं कि शर्म नहीं है, तो शर्म नहीं है तो उससे उसको क्या लेना देना। कहते हैं कि बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो, और जिसकी इज्जत ही नहीं है आप उसे बेइज्जत क्या करोगे। लाख सारी मुसीबतें होने के बावजूद, सारी नीतियां फेल होने के बावजूद, सरकार फेल होने के बावजूद, शेयर मार्केट की गिरावट इस बात का संकेत दे रही है कि आने वाले वक्त में एक दूसरे को नोचते और चोरी डकैती करते पाए जाएंगे। क्योंकि इस सरकार ने कहीं ना कहीं बैंकों को भी कंगाल बना दिया है। चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, HDFC हो, बाकी के और बैंक हो, इन बैंकों के पैसे शेयर मार्केट में लगवा करके, और ऐसे जगह लगवा करके कि अडानी के शेयर हो और LIC तक को नहीं छोड़ा हो, तो जिस दिन यह मार्केट डूबेगा, और जिस तरह से डूब रहा है, अडानी डूबे या अडानी न डूबे, तो बैंकों को वह पैसे कौन देगा। इस सरकार ने एक फंडा इस्तेमाल किया है राइटअप का, बैंकों के उस कर्ज को राइटअप कर देती है और 4 बैंकों को एक साथ मिला देती है। 4 बैंकों को एक साथ मिला करके उस कर्ज को राइटअप करके उसको निकाल देती है, बाकी को फायदा दिखा देती है। यानी कि बैंक कंगाल हो रहे हैं तभी भी फायदे में दिखा देती है।
उनके कर्ज माफ कर दिए जा रहे हैं और माफ करने के बाद फिर उनको कर्ज के लिए अवेलेबल बना दिया जा रहा है। यानी कि उनको ऐसा नहीं कि उनको फिर कर्ज नहीं मिलेगा, फिर कर्ज मिलेगा, फिर लूट लेंगे, फिर 10 बैंकों को एक साथ मिला करके एक बैंक करेंगे। आने वाले दिन में आपको एक भी सरकारी बैंक देखने को नहीं मिलेगा। और जिस तरह से शेयर मार्केट के अंदर से लोग अपने पैसे निकाल रहे हैं, बड़े बड़े लोग, विदेशी लोग, विदेशी मुल्क के जो लोग हैं वह पैसे निकाल रहे हैं क्योंकि भारत सरकार पर भरोसा उन्हें नहीं है, इनके नियमों पर, इनके कानून पर और इनके टैक्स के रवैये पर भरोसा उन्हें नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे देश की सरकार हर आंकड़े झूठी दे रही है। ऐसे में सरकार बहुत संकट में है क्योंकि मार्केट लगातार गिर रहा है, लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। कल जब मार्केट बंद हुआ था तो 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। ऐसा नहीं कि वहां पर स्टॉप हो जाता है, लगातार गिरता जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के पैसे डूब रहे हैं। जो मध्यम वर्ग, जो 40,000, 50,000, 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया तक महीने का कमाते हैं, वह अपने कुछ पैसे लगाते हैं शेयर मार्केट में। खास करके 40 से ऊपर या 50 के ऊपर के जो लोग हैं, 50 साल उम्र मत समझ लीजिएगा, 50,000 रुपया इनकम की बात कर रहा हूं, वह लोग कुछ पैसा शेयर मार्केट में लगा करके सोचते हैं कि कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, बैंक में पैसा रख करके कुछ मिलेगा नहीं। ऐसे में वह शेयर मार्केट डूबता है तो नुकसान उन्हें ही होती है, बड़े लोगों को फायदा होता है क्योंकि बड़े लोग ही रेट चढ़ने के बाद अपने पैसे खाली कर लेते हैं और छोटे लोग उसी में डूब जाते हैं। यह हालात देश में हुई है। और अब शॉर्ट टाइम हो, लॉन्ग टाइम हो, शेयर मार्केट में भी जो लगा रहे हैं उसके ऊपर भी जो टैक्स इस सरकार ने लगा दिए हैं, हर तरफ से लोगों के इनकम के रास्ते बंद कर दिए। इस देश के अंदर 80% लोग बैंक के कर्ज को नहीं चुका पा रहे हैं। इस हद तक हालात पहुंच गए। जो 5 किलो फ्री राशन यह सरकार दे रही है वह भी अब बंद होने की नौबत आ गई है क्योंकि सरकार के खजाने खाली हो गए हैं। जो पैसे हैं यह खुद लूट ले। कौशल विकास के तहत 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात सरकार कह रही है कि 1 करोड़ लोगों को दिया गया, उन्हें पैसे दिए गए। 10,000 करोड़ रुपया इस सरकार के मंत्रियों ने खा करके बैठ गया, 1 रुपया भी किसी को नहीं दिया और 1 रोजगार नहीं दिया। फर्जी डिग्री, फर्जी लोग, फर्जी बैंक खाते और 10,000 करोड़ गायब। ऐसे में सरकार का पोल खुल गया, युवा सड़क पर आ गए। अब आप ध्यान से इसे समझिएगा। युवा सड़क पर आ गए, साधु संत सड़क पर आ गए, सहयोगी दल आपस में फूट पड़ी हुई है, बेरोजगार मजदूर सड़क पर आ गए, मनरेगा के तहत मजदूर सड़क पर आ गए, लगे हुए आईटी सेक्टर जैसे फील्ड में लगे हुए लोगों के रोजगार सड़क पर आ गए, रोजगार जा रही है। अब ऐसे में जब कोई बचा नहीं तो जब सब कोई सड़क पर आ जाएगा, साधु संत पूरे देश में आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो फिर सोचिए सरकार कैसे बचेगी। और जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही नितिन गडकरी जैसे लोग यह कहने लगे कि इस्तीफा देकर के अपनी इज्जत बचा लो, यानी कि वह अपने कैटेगरी के नेताओं को कह रहे हैं कि इस्तीफा देके छोड़ के निकल पड़ो, नितिन नवीन जैसों का राज आ गया है अब, रिमोट कंट्रोलर वाले। अब जिसे कुछ ज्ञान नहीं उसके सामने इस लेवल के मंत्री और इस लेवल के ज्ञानी नेता क्या करेंगे, उनके आदेश पर कैसे चलेंगे। तो अपनी इज्जत बचा लो। तो ऐसे में कई लोगों के इस्तीफे की बात की चर्चा हो रही है। अगर भाजपा के अंदर ही चर्चा हुआ और इस्तीफा होता है तो सोचिए सरकार बचेगी क्या। इसीलिए मैंने कहा महाराष्ट्र बीएमसी छोड़िए, मोदी सरकार अब कैसे बचेगी। सहयोगी दल छोड़ने को तैयार नहीं और भाजपा के अंदर शांति नहीं और पूरा देश सड़क पर है। कांग्रेस पूरे कमान को संभाल रही है और मोदी सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान राहुल गांधी ने कर दिया है। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन आप दर्शकों को एक चीज बताऊंगा
कि एकनाथ शिंदे न घर के न घाट के कहीं के नहीं रहे, लेकिन बिहार से जो खबर आ रही है बड़ी चौंकाने वाली है। रात 9 बजे की ब्रेकिंग पर चर्चा हम लोग करेंगे, और भी जो खबरें ताजा रहेगी ब्रेकिंग में रात 9 बजे जरूर जुड़िएगा आप दर्शक। लेकिन आप दर्शकों को यह मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर कर दे। आपने अगर टीएमडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएमडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें, और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए शेयर करें।